हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल का जो पढ़ा था उसमें कुछ डाउट्स आए? किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा ना? कैसे आएगा डाउट? जब अपन कोई चीज रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, घर दोबारा उठाएंगे, तभी तो डाउट्स आएंगे। तो किसी ने उठाया ही नहीं होगा तो डाउट आए नहीं होंगे, है ना? यही बात है ना? बोलो। इसको दोबारा पढ़ा था घर पे? कॉस्ट शीट की जो टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी। यस सर, पढ़ा था। अच्छा, फिर कोई डाउट वगैरह आए? सर मैं ये पूछ रहा कि अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ सर? अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे मटेरियल और वेजेस के अलावा कोई भी एक्सपेंस करते हैं ना जिसका प्रोडक्शन से रिलेशन है। जैसे कल ही किसी बच्चे ने एग्जांपल दिया कि अगर मान लो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो कैरेज पे करते हो, वो कैरेज ना तो मटेरियल है ना वेजेस है। वो कैरेज ना ही मटेरियल है और ना ही वेजेस है। तो वो क्या है? एक अदर एक्सपेंस। और वो भी कौन सा? डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेशन है। मटेरियल को ब्रॉट इन करोगे तभी प्रोडक्शन होगा। जितना ज्यादा मटेरियल लाओगे उतना ज्यादा कैरेज पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, कैरेज इम्पॉर्ट। तो एक मिनट, एक क्वेश्चन बच चुका है। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल जैसे, पहले तो अदर एक्सपेंसेस और वो भी इनडायरेक्ट। जैसे मान लो, सर अगर एक मिनट बेटा, एक क्वेश्चन है किसी बच्चे ने चैट में डाला है। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल में फैक्ट्री का रेंट कह सकते हो, ऑफिस का रेंट कह लो, फैक्ट्री का भी नहीं तो। भाई रेंट जो है ना ही मटेरियल है ना ही वेजेस है। अब है तो वो अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस है तो अदर एक्सपेंस में दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जिनका प्रोडक्शन से रिलेशन है वो होते हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, और जिनका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है वो अदर इनडायरेक्ट। तो ऑफिस का रेंट, भाई कहीं पे ना आपकी जो भी कंपनी है या जो भी बिजनेस है उसका कोई ना कोई ऑफिस तो होगा जहाँ क्लरिकल वर्क करते हो। तो उस ऑफिस का रेंट हो गया, वो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। या उस ऑफिस में जो स्टाफ है क्लरिकल वर्क कर रहा है उनको जो सैलरी दे रहे हो वो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। या फिर शोरूम है आपका, वहां पर आपने वहां पर आपने कोई स्टाफ लगा रखा है, उनको आप सैलरी दे रहे हो, गुड्स को सेल करने के लिए सैलरी पे कर रहे हो, तो वो सैलरी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये एग्जांपल बने अदर इनडायरेक्ट के। और आप बोलो क्या बोल रहे थे? सर अगर हमारे पास कोई व्हीकल है, एक मिनट आशिका, आप बोलो। सर अगर हमारे पास कोई व्हीकल है जो लोड करता है सामान फिनिश गुड हो जाने के बाद, अगर उसमें कोई एक्सपेंसेस आते हैं तो वो अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ सकते हैं क्या? जैसे गुड्स को सेल करने के लिए व्हीकल आप यूज करते हो, आप जिसपे आप व्हीकल को आप खुद ओन करते हो, ऐसा कह रहे हो? हाँ, हाँ। और उस मतलब वो व्हीकल पे बिजनेस का किस ही टाइप पार्ट के है। एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे रिपेयर वगैरह के? रिपेयर हो गया या कुछ एक्सीडेंट या कुछ, मतलब इन केस हो जाता है तो वो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ सकते हाँ हैं। बिल्कुल सही है, अदर इनडायरेक्ट में ही ट्रांसफर करोगे तो वो कोई मटेरियल और वेजेस नहीं है, तो अदर एक्सपेंस है। और वो डायरेक्ट नहीं है क्योंकि उनका परचेज और प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है, सेल्स से रिलेशन है, तो वो अदर इनडायरेक्ट में आएगा। बिल्कुल सही है कि तो अगर कोई व्हीकल बेसिकली को सेल से जो भी रिलेशन होते हैं वो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। हाँ अदर एक्सपेंस तो होंगे, अदर एक्सपेंस तो होंगे। और अदर इनडायरेक्ट में, एक मिनट, जैसे सेल से रिलेटेड आप कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है नहीं, हाँ ठीक है, अदर इनडायरेक्ट ही होंगे जो जो भी सेल से रिलेटेड है। पर है ना कुछ जैसे है ना, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल से रिलेटेड एक एक्सपेंस है जो डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपने फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, कोई प्रोडक्ट बना लिया, अब उसका स्टोरेज कर रहे हो, तो फिनिश प्रोडक्ट का जो स्टोरेज होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? स्टोरेज एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
अब वो स्टोरेज डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया था, उस प्रोडक्शन किए हुए गुड्स का स्टोर किया जाता है। तो जितना ज्यादा गुड्स आप स्टोर करोगे उतना ज्यादा स्टोरेज चार्जेस आएंगे। तो ये वाला पार्ट फिर डायरेक्ट होगा कि आप मटेरियल कितना स्टोर कर रहे हो, मतलब फिनिश गुड कितना स्टोर कर रहे हो, अगर वो यूनिट वाइज है तो। ओके सर। इन और सर जनरल जैसे इन जनरल हम्म, सारे जो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, ये बात सही है। कुछ एक्सेप्शनली बस। होते हैं जो डायरेक्ट। हाँ बोलो। और सर जैसे अगर किसी को हम कुछ सामान बेच रहे हैं और उसके प्लेस पे वो सामान दे के आ रहे हैं, तो उसमें जो एक्सपेंस होगा तो वो एक तरह से इनकम ही तो हुई, क्योंकि वो उसके वापस अकॉर्डिंग हमारे पास एक आ मिनट, जाएगी। एग्जांपल ठीक से बनाओ, वापस से बोलो। जैसे मैंने किसी को कुछ सेल किया तो मैं उसके शोरूम तक या उसकी शॉप तक वो सामान दे के आऊंगी अपने डिलीवरी किसी व्हीकल चार्जेस, से। डिलीवरी हाँ, चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस। हाँ तो वो तो वो तो सेलिंग इनकम एंड में रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो। का है। नहीं एक मिनट, आप अपना क्वेश्चन पूरा करो, सॉरी मैंने बीच में तो वो कट एक कर दिया। तरह से इनकम ही हो गई ना, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली आ जाएगी हमारे पास इनकम के थ्रू इनकम के या थ्रू प्रॉफिट के कैसे थ्रू। आएगी? मैंने गलत बोल दिया। इनकम के थ्रू मतलब लाइक अगर वो चार्जेस में ले रही हूँ तो ऑलरेडी कस्टमर मुझे वापस देगा ही ना वो चार्जेस तो। नहीं मतलब डिलीवरी चार्जेस आपने पे किए और फिर वो रिकवर किया, ऐसा? हाँ। तो वो तो तो ना वो फिर एक्सपेंस है ना इनकम है। पैसा हाँ आपने जो वही खर्च चीज। किया वो वापस आपको मिल रहा है, ना ही इनकम ना ही एक्सपेंस। तो फिर वो एक्सपेंस में तो इंक्लूड होगा ही नहीं। नहीं, फिर एक्सपेंस का ओके। पार्ट नहीं बनेगा अगर आप रिकवर कर रहे हो। ओके रिकवर कर सर। रहे हो तो कोई एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, रिकवर नहीं कर रहे तो फिर आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा वो। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पर सेल और डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूट करने में अगर कोई आपका डिलीवरी व्हीकल है, वो कोई ड्राइवर चलाता है उसको सैलरी देते हो, या उसका कोई कंडक्टर है उसे भी सैलरी देते हो, या उस डिलीवरी व्हीकल का रिपेयर मेंटेनेंस करते हो, या इस डिलीवरी व्हीकल में जो भी ऑयलिंग ग्रीसिंग पेट्रोल डीजल कंज्यूम होता है उसका पैसा खर्च हो रहा है, या उस डिलीवरी व्हीकल का इंश्योरेंस करवा रखा है आपने, तो ये सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। ओके सर। अगर वो डिलीवरी चार्जेस आप रिकवर नहीं कर रहे तो आप उसको एक्सपेंस बोलोगे, और अगर रिकवर कर रहे हो तो ना ही वो एक्सपेंस है ना ही इनकम है। जो पैसा खर्च किया वो वापस मिल गया तो ना ही एक्सपेंस ना ही इनकम। और किसी का कोई डाउट? सर टैक्सेस किसमें आएंगे? एक मिनट पहले खुशी आप बोलो, जल्दी बोलो बेटा। सर ठीक है नंदिता आप बोलो। सर टैक्स किसमें आएगा? टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं आता बेटा। टैक्स जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। टैक्स कब लगता है? जब आपका प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद मार्केट में सेल हो गया, सेल होने के बाद जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उस पर टैक्स देना है। तो टैक्स एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो कॉस्ट शीट में टैक्स इररेलीवेंट होता है, नहीं आता। ओके सर। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए टैक्स डिपेंड करता है कौन सा है। अच्छा सुनो, अगर और डिटेल में जाएं, अगर मान लो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो तब लगेगा जब आपने इनकम को अर्न किया, प्रॉफिट को अर्न किया, और वो तब पता पड़ेगा जब आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा और मार्केट में सेल हो जाएगा। तो सेल हो गया उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स देना है उसका प्रोडक्ट की कॉस्ट से क्या लेना देना। तो इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं आता। पर अगर और कोई टैक्सेस पे कर रहे हो, जैसे मान लो कि इंपोर्ट ड्यूटी, रॉ मटेरियल जो है वो आपने इंडिया की बजाय जापान से परचेज किया रॉ मटेरियल, और वहां पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे की, कस्टम टैक्स वगैरह पे किया, तो वो जो टैक्स है वो आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ेगा। वो जो टैक्स है वो आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। टैक्स तो डिपेंड करता है कि टैक्स कौन सा है। अगर डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह, तो वो कॉस्ट शीट में नहीं आता। और अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका रिलेशन प्रोडक्शन से है, आपके बिजनेस में गुड्स को परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो फिर वो कॉस्ट शीट में आएगा। एक्साइज ड्यूटी भी प्रोडक्शन टैक्स होता है, कि आपकी फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन करते हो गवर्नमेंट के उस प्रोडक्शन के बेसिस पे एक्साइज ड्यूटी देते हो, तो वो कॉस्ट शीट में आएगा, बिल्कुल आएगा, फैक्ट्री का पार्ट बनेगा। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस बनेंगे कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा फैक्ट्री में उतना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा।
तो डिपेंड करता है कि टैक्स कौन सा है बेटा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर तो फिर जीएसटी भी नहीं आएगा? जीएसटी आपने कब पे किया? जैसे मान लो कि रॉ मटेरियल परचेज किया था आप जयपुर के हो और आपने जयपुर में ही किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया, तो आपको उसको जीएसटी पे करना पड़ा, तो जीएसटी बिल्कुल आएगा, कॉस्ट शीट का पार्ट बनेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। पर उसमें नेट अमाउंट पार्ट बनता है कि जो आपको बेयर करना है, बर्डन जिसका आपके ऊपर आता है। क्योंकि जब आप गुड सेल करते हो ना, तो सेल करके आपको जीएसटी रिकवर भी होता है, जीएसटी का पैसा मिलता भी है। तो जो पैसा जीएसटी का आपने खर्च किया माइनस जो पैसा आपको मिल गया, मतलब जो पैसा आपको मिला माइनस जो पैसा आपने खर्च किया, तो जो डिफरेंस अमाउंट, नहीं नहीं ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो जीएसटी का पैसा सही मायने में इनडायरेक्टली नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जीएसटी का पैसा जो आपने पे कर रखा है वो आपको आगे चल के रिकवर भी हो जाएगा। कि अगर मटेरियल परचेज करते वक्त आपने जीएसटी पे किया, या गुड्स परचेज करते वक्त जो जीएसटी आपने पे किया, अब गुड्स की जब आप सेल करोगे तो जीएसटी आपको वापस मिल जाएगा, तो वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं बढ़ाता, तो जीएसटी नहीं आता। तो सर प्राइमरी कोर्स मतलब जो है ना अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब लगाते हैं, वो भी नहीं आएंगे? कौन से? वापस बोलना। प्राइमरी कोर्स मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं ना प्राइमरी, जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी एक्सपेंसेस कंपनी के केस में जिसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, उसकी बात कर रहे हो? यस सर। नहीं बेटा, वो कॉस्ट शीट में नहीं आते। क्यों कॉस्ट शीट जो सर? बनाई जाती है ना, वो बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, कि उस ईयर में आपने कितना प्रोडक्शन किया, और जितना भी प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आई उसी साल के लिए। तो उससे पहले और उसके बाद का खर्चा उस कॉस्ट शीट से इररेलेवेंट होता है। उससे पहले और उसके बाद का खर्चा कॉस्ट शीट के लिए इररेलेवेंट होता है। और किसी के क्या डाउट्स है? एक्साइज ड्यूटी फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हुआ या डायरेक्ट मटेरियल का? एक्साइज ड्यूटी आपने अगर जैसे प्रोडक्शन के टाइम पे किया है तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सीधा सीधा प्रोडक्शन टैक्स, नाम ही उसका ऑल्टरनेटिवली प्रोडक्शन टैक्स होता है, कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसका रिलेशन प्रोडक्शन से है, तो इसलिए वो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। और कोई डाउट? सर तो सर प्रीपेड एक्सपेंसेस और गुड इनकम ये सब नहीं आएंगे कॉस्ट शीट में? प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं एग्जैक्टली? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो वो एक्सपेंस है या असेट है? असेट। असेट है। क्या वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए करंट ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर। ईयर। तो इसलिए करंट ईयर की जो कॉस्ट शीट होगी, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए इन एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते। कॉस्ट शीट में सिर्फ एक्सपेंस और कॉस्ट सिर्फ एक्सपेंस ही आते हैं, ओनली एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो असेट होती है, तो उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते ना। ओके सर। आउटस्टैंडिंग आएगा फिर भी। अगर मान लो कि कोई वेजेस आपने करंट ईयर से रिलेटेड पे करना था आपको 2 लाख, पर आपने पे किया 1,80,000, तो 20,000 आउटस्टैंडिंग रह गए, तो क्या कॉस्ट शीट में 180 दिखाएं या 2 लाख दिखाएं? करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस 2 लाख है या 180? 2 लाख। 2 लाख। तो पूरा दिखाएंगे। तो जो करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस है वो पूरा दिखाएंगे कॉस्ट शीट में, पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस होने चाहिए। चलो, अब इस टर्म्स के बारे में जितना मैक्सिमम डिस्कस कर सकते थे हमने कर लिया। अब बनाते हैं हम कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। फॉर्मेट बनाओ कॉस्ट शीट का। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, जिसको ना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं।
तो इसमें कॉलम होते हैं पर्टिकुलर, अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, पर कैलकुलेशन के लिए दो बनाए जाते हैं, एक कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है और कोई कॉलम नहीं होता। हाँ, तो ये पर्टिकुलर, अमाउंट के दो कॉलम, एक कैलकुलेशन के लिए, एक आउटर कॉलम, और कोई कॉलम नहीं होगा। अपनी क्लास में गर्ग कौन है? गर्ग, सर मी नाम बताओ प्लीज। अक्षत। अच्छा, अक्षत गर्ग, ओके। सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा? गर्ग, गर्ग कौन अपनी क्लास में? ओके सर। कॉस्टशीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है बच्चों, मेरे साथ साथ कॉस्टशीट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। आज डिटेल्ड में कॉस्टशीट भी बनाएंगे और उसकी समराइज्ड कॉस्टशीट भी बनाएंगे। तो नहीं, समराइज्ड ही बनाओ, डिटेल वाली मैं तुम्हें बुक में से दिखा दूंगा। समराइज याद भी हो जाएगी, आज ही याद हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब अगर ये टर्म निकालनी है, ये कैलकुलेट करनी है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पे राइट चेक कर दो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे राइट चेक कर दो, फिर इन दोनों का सम कर लो, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। माइनस करना है क्या? हाँ, माइनस करना है, सॉरी, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहा, समराइज बना रहा हूँ, तो आप भी अभी मेरी तरह समराइज बना। तो ये जो टर्म आएगी बाहर, इसमें 4 स्टार लगा दिए मैंने। ये टर्म आई फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, T3 T4। ये T3 T4 क्या है बेटा पूनम? सर वो गलती से प्रेस हो गया सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट हेडिंग है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और वो अगर कैलकुलेट करना है आपको, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये डिटेलिंग में मत जाना, कैरेज इनवर्ड, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर, ओनली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। अब सेकंड हेडिंग, ये क्या होगा? सेकंड हेडिंग, डायरेक्ट वेजेस।
ये जो था ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये था डायरेक्ट मटेरियल, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके बाद आ गया सेकंड नंबर पे डायरेक्ट वेजेस। इसको डायरेक्ट या आउटर कॉलम में दिखा दो, डायरेक्ट वेजेस। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस के बाद थर्ड, डायरेक्ट वेजेस के बाद थर्ड अदर The direct expenses. अब मुझे बताओ कि ये तीन टर्म अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो मैंने अभी लिखा, ये तीनों टर्म का जो सम होगा उसको टेक्निकली क्या नाम दूं? Prime cost. Prime cost. करेक्ट। तो ये आई प्राइम कॉस्ट, ये आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट, इसका नाम दे दो प्राइम कॉस्ट। तो ये एक टर्म है पूरी कॉस्ट शीट की, प्राइम कॉस्ट। चाहो तो ABCD कर लेना कि प्राइम कॉस्ट का नाम हमने दे दिया ए, जरूरी नहीं है कि नाम दो, मैंने दे दिया। प्राइम कॉस्ट के बाद प्राइम कॉस्ट में इसमें ऐड किया जाता है फैक्ट्री से रिलेटेड। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर हो गए सारे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Direct. अब क्या बचे? Direct. अब क्या बचे? Indirect. इनडायरेक्ट में सबसे पहला क्या था? Overhead. और ओवरहेड में भी पहला कौन सा ओवरहेड जो था? इनडायरेक्ट ओवरहेड, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको टेक्निकली ओवरहेड कहते हैं। Factory ओवरहेड overhead. में पहला फैक्ट्री ओवरहेड था, राइट। जिसे ओवरहेड में work फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड था। एक मिनट बच्चों प्लीज होल्ड करोगे, एक सेकेंड। अपनी क्लास में सौरव आया है? सौरव, Yes, sir. अर्पित, मयंक, हर्षित, प्लीज रिप्लाई करो बेटा। Yes, sir. ओके, मयंक, मयंक, माही, Yes, sir. ओके, और कौन था यार? ठीक है, ओके। तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को कॉस्ट शीट अभी तक जो पढ़ा Yes, मैं? ठीक है, ये सबके लिए नया टॉपिक है, 11th-12th में किसी ने नहीं पढ़ रखा ये, और सभी Yes. अभी फ्रेश टॉपिक है, सबके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। तो कोई भी डाउट हो तो अभी इमिडिएटली मुझे रोक के पूछ लेना, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में। एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना रहे हैं और वो भी समराइज कॉस्ट शीट, पूरा डिटेल में नहीं जा रहे। तो प्राइम कॉस्ट हमने कहा सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कवर हो गए। प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड जो होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो तीन मेजर पार्ट में डिवाइडेड थे, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ एग्जांपल अगर लें तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में कोई मशीन है उसका डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में कोई वर्कमैन्स के ऊपर मैनेजर है उसकी सैलरी, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का वाटर सप्लाई एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में कोई आयरनिंग वगैरह करनी है या कोई स्टीमिंग चार्जेस है या कोई कोल कंज्यूम होता है। तो फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर हाँ बोलो। सर इसमें ना ऑफिस ड्राइंग एक्सपेंसेस भी तो ले सकते हैं ना, जैसे कि हाँ नक्शा पास कराने वाला एक्सपेंसेस। हाँ बिल्कुल आता है, फैक्ट्री के अंदर ही आता है, ड्राइंग ऑफिस कहते हैं उसको, ड्राइंग ऑफिस जो है, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। तो आपके अंदर फैक्ट्री के अंदर एक छोटी सी यूनिट कह सकते हो होती है, जिसमें क्या होता है, डिजाइन्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनाओगे, उसका डिजाइन क्या होगा। तो एक छोटी सी यूनिट होती है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, बिल्कुल सही। तो अभी क्योंकि समराइज फॉर्मेट अपन पढ़ रहे हैं,
तो मैंने सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड लिखा, उसकी लिस्ट नहीं लिखी। लिस्ट अपन अपनी बुक में से पढ़ेंगे डिटेल में। तो अगर प्राइम कॉस्ट में मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दूं, प्राइम कॉस्ट में अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दें तो आएगा, क्या आएगा? कॉस्ट, नहीं फैक्ट्री कॉस्ट, नहीं, एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक ही बात है बेटा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड कोई अलग बात थोड़ी है। फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। दोनों में डिफरेंस है। अगर ओनली फैक्ट्री कॉस्ट कह रहे हो तो वो नेट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर बी नाम दो, ये ABCD हटा रहा हूँ क्योंकि ये ना मेरे सीक्वेंस इसमें बैठेंगे। तो ये प्राइम कॉस्ट था फर्स्ट। दूसरा आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, which is also known as gross work cost. ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब इसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री या ग्रॉस वर्क कॉस्ट के बाद इसमें ऐड करोगे आप अब इसको समझना बंद कर देना, कोई समझने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेट अभी नहीं आएगा समझ में इतना अच्छे से, जब क्वेश्चन करेंगे तब बैठेगा माइंड में। बस अभी कॉपी करो मेरे साथ साथ। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में या ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट में आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो प्लस और माइनस करने के बाद जो आएगा उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे। क्योंकि अगर फैक्ट्री कॉस्ट पढ़ रहे हो सिर्फ, तो उसका मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट की बात हो रही है। कोई भी चीज अगर बोली जाती है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आप क्या समझते हो? मैं कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट की या नेट प्रॉफिट की? अगर मैं ओनली प्रॉफिट बोल रहा हूँ तो करेक्ट। कोई भी चीज अगर इंडिविजुअली बोली जाती है तो वो नेट मानी जाती है। तो अगर मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ तो आप कहोगे नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हो सर आप। मैं अगर परचेज कह रहा हूँ तो आप बोलोगे सर नेट परचेज की बात कर रहे हो। तो अगर सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट कोई बोल रहा है तो इसका मतलब कौन सी फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस या नेट? नेट। करेक्ट, नेट। कोई भी टर्म पूरी अकाउंट्स में कहीं पे भी पढ़ लेना, तो अगर सिर्फ टर्म का नाम लिया जा रहा है तो वो नेट है, मतलब नेट ऑफ एवरीथिंग। जैसे परचेज है तो नेट परचेज मानी जाएगी, मतलब उसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो चुका है। जब तक ग्रॉस ना बोले तब तक आप ग्रॉस नहीं मानोगे। तो ये जो प्राइम कॉस्ट है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आ रहा था, फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? ग्रॉस ग्रॉस करेक्ट। अब क्या आएगा? नेट फैक्ट्री एक्चुअल नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हो। मुझे ये बताओ WIP का क्या मतलब होता है? Work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस। ये मतलब होता है या ये फुल फॉर्म होती है? फुल फॉर्म। मतलब पूछ रहा हूँ तुमसे, WIP का क्या मतलब होता है? सर जो काम अभी चल रहा है। काम जो चल रहा है, राइट। तो अभी उसका फैक्ट्री से क्या रिलेशन है? फैक्ट्री की कॉस्ट में क्यों उसको कंसीडर किया? देखो एक बात समझो, अगर मान लो कि एक कॉस्ट शीट जनरली ईयर एंड पे बनाई जाती है, आप यहाँ पर लिख भी देना कि फॉर द ईयर एंडिंग, ये फॉर द ईयर एंडिंग बनाई जाती है। अब अगर मान लो कि आपने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया अपनी फैक्ट्री में, मार्च वाले महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और मार्च में भी लगभग 20-25 मार्च के आसपास, और जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसका प्रोडक्शन टाइम जो है करीब 15 से 20 दिन है या महीना भर लगता है उसको प्रोड्यूस होने में। तो आपने क्या कर रखा होगा, अपनी फैक्ट्री की मशीनों में रॉ मटेरियल को इनपुट कर रखा होगा, रॉ मटेरियल जो है लगा रखे होंगे, फैक्ट्री की मशीनों में रॉ मटेरियल डाल रखा है। अब कोई वर्कर जो लेबरर्स है उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया होगा उस पर, कि मशीनों में रॉ मटेरियल डालना। उसको अगर मान लो कि जैसे डो बनता है तो उसको क्या करते हैं, उसका
किसी भी तरीके से उस पर कोई वर्क कर रहे हैं वर्कर, मशीनों में डालना या फिर मशीनें चेंज करना, किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में वो मटेरियल डालना, ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स ने भी उस पर काम किया, वर्कर्स की भी एक कॉस्ट है। फैक्ट्रियों मशीनें जो हैं, मशीनों में रॉ मटेरियल भी डल चुका है, रॉ मटेरियल की एक कॉस्ट है, वर्कर्स ने उनके ऊपर काम किया, वर्कर्स की भी कॉस्ट है। मशीनें चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन हो रहा है, वो भी पैसा खर्च है। पर ये सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो कंप्लीट एफर्ट्स नहीं है, 100% रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुए, इसके प्रोसेस जो है वो WIP में है। मतलब मटेरियल हो सकता है पूरा नहीं लगाया आप 100%, और अगर मटेरियल पूरा लगा भी दिया, मशीनों में मटेरियल पूरा डाल भी दिया, तो वर्कर्स ने पूरा काम नहीं किया, और अगर वर्कर्स ने भी पूरा काम कर लिया तो कुछ और भी एक्सपेंसेस होना बाकी है, तब जाके वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मटेरियल जो 31 मार्च के दिन, ईयर एंड के दिन, जिस दिन आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, उस दिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोसेस में ही है, तो उस प्रोसेस में जो भी पैसा आपने खर्च कर रखा है वो एक्सपेंडिचर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का पार्ट बनता है। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब इस साल के आखिरी में जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जो प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्या वो इस साल प्रोडक्ट बन के सेल हो सकता है? नो सर। तो उस No, प्रोडक्ट sir. पे, जिस प्रोडक्ट को अभी आप प्रोसेस में रखे हुए हो, जो प्रोडक्ट अभी मशीनों में पड़ा है, जो इस साल बनकर तैयार नहीं हो सकता, तो उस पर जितना भी पैसा आपने खर्च कर रखा है वो खर्च इस साल का माना जाएगा या अगले साल का माना जाएगा? अगले साल का। साल का अगले साल अगले का। साल। जब कोई प्रोडक्ट जिस साल सेल होता है, कोई प्रोडक्ट जिस साल सेल होता है, उस साल के लिए आप एक्सपेंडिचर मानते हो, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी पैसा खर्च किया था उस साल के लिए एक्सपेंडिचर। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कहता है कि इस साल हमने कुछ पैसा खर्च तो जरूर कर दिया, कुछ मटेरियल पे खर्च किया, कुछ वर्कर को वेजेस दे दी, कुछ अदर एक्सपेंसेस भी किए, पर इस साल हमारा प्रोडक्ट फिनिश नहीं हो पाया, तो वो इस साल सेल भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाया तो इसका मतलब जो भी पैसा आपने अभी तक खर्च कर लिया, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कि इस साल के आखिरी में हमारा कोई स्टॉक WIP में है जो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन पाया, इस साल के आखिरी तक कोई प्रोडक्ट जो है वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन पाया, पर हमने उस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, तो वो खर्च इस साल का ना मानेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे इसलिए आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को अभी तक के जितने भी पैसे आपने खर्च कर रखे हैं एक्सपेंसेस, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, माइनस कर लोगे, और नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो वो नेक्स्ट ईयर में जाके ऐड हो जाएंगे। तो देखो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये इस साल पैसा खर्च हुआ था ना या लास्ट ईयर खर्च हुआ था? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर खर्च हुआ था। तो कोई प्रोडक्ट अगर प्रोसेस में लास्ट ईयर था तो वो इस साल तक कंप्लीट हो जाएगा या नहीं? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। तो उसको सबसे पहले आप सेल करोगे। तो ये जो कॉस्ट शीट बना रहे हो, इसमें जितना भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है वो दिखानी होती है। तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जो लास्ट ईयर प्रोसेस में था स्टॉक, जो लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस साल कंप्लीट होगा और इसी साल सेल होगा, तो इस साल के लिए वो एक्सपेंडिचर कंसिडर किए जाएंगे, इसलिए ऐड हो गया। और इस साल का जो WIP है, क्लोजिंग WIP, वो इस साल के एक्सपेंडिचर इस साल की कॉस्ट शीट में नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इस साल वो प्रोडक्ट बन के सेल नहीं हो सकता। तो जो प्रोडक्ट बन के सेल हो सकता है जिस ईयर में, उसी ईयर में उस साल के एक्सपेंसेस लेने चाहिए। बहुत ज्यादा फास्ट हो गया और मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? यस सर। आ गया? अगर नहीं यस सर, आया आ तो एक गया। एग्जांपल लेता हूँ। सर मान लो, थोड़ा थोड़ा ही आया। थोड़ा थोड़ा ठीक है, मैं एक आसान एग्जांपल लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और कॉस्ट शीट हमें बनानी है। इस फैक्ट्री की कॉस्ट शीट बनानी है 2020 से 2021, मतलब कौन से पीरियड के लिए? अप्रैल 2020 से मार्च मार्च 2020। मार्च 31। करेक्ट 21। करेक्ट। मान लो हमारी फैक्ट्री जो थी ना, वो पिज्जा के डो बनाने की फैक्ट्री थी, नहीं, पिज्जा का बेस बनाने की फैक्ट्री थी। हम पिज्जा बेस बना के बेचते। अब पिज्जा बेस बना रहे हैं, मान लो कि आपने अपनी मशीनों में मार्च 25 25 ऑफ मार्च
में मशीनों में पिज्जा का बेस बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए? किससे बनता है? मैदा। मैदा। हाँ, मैदा। तो ये मटेरियल मैदा आपने 25 मार्च के दिन मशीनों में डाल दिया, ठीक है? 25 मार्च के दिन मशीनों में मैदा डाल दिया, साथ में पानी वानी भी डाल दिया, और कुछ भी अगर उसका फर्मेंटेशन के लिए कुछ चाहिए तो वो भी डाल दिया। तो जो भी मटेरियल डालना चाहिए था हमने सारा मटेरियल डाल दिया मशीनों में। अब मान लो कि इनका फर्मेंटेशन पीरियड या फिर बेस बनाने के लिए जो उनको डो तैयार करना है उसका पीरियड 10 दिन है सपोज। भाई हजारों लाखों टन क्विंटल में ये लोग बनाते होंगे, अगर हम लोग फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं तो। या और अगर ऐसा नहीं भी है तो मान लेना एक बार यार कि 10 दिन लगते हैं कम से कम पिज्जा का बेस बनाने में। आज अगर स्टार्ट किया है काम तो 10 दिन लगेंगे, ये मान लो 1 मिनट के लिए। तो मटेरियल वगैरह सब कुछ लगा दिया। मान लो कि आपने मटेरियल के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्च कर दिया, 1 लाख रुपए का मटेरियल आपने फैक्ट्री में डाल दिया, मशीनों में डाल दिया। वर्कर्स ने उसके ऊपर काम भी किया, वर्कर्स को आपने वेजेस वगैरह भी दे दी 10-15 दिन 20 दिन में, जितने दिन में भी काम होना है। मान लो कि 25 मार्च को काम शुरू हुआ ना, तो 15 अप्रैल को जाके ये खत्म होगा। तो ये जो पिज्जा के बेस हैं वो आपके कब बनकर तैयार होंगे? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। पर आपने 31 मार्च तक अप टू 31 मार्च आपने ये पैसा खर्च कर रखा है। मटेरियल के लिए ऊपर 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, वर्कर्स को वेजेस के 20,000 दे दिए, और अदर एक्सपेंसेस भी कुछ पैसा खर्च हो गया। रीजॉइन करना बच्चों ना क्लास। और अदर एक्सपेंसेस के ऊपर भी आपने सपोज कुछ पैसा खर्च कर दिया, लेट्स से रुपीज 10,000, 10,000, 10,000, ये 10,000 खर्च कर दिया अदर एक्सपेंसेस। टोटल पैसा मार्च 31 तक कितना कर चुके हो आप खर्च? 1,30,000। 1,30,000, 1,30,000। मुझे ये बताओ कि ये पैसा 1,30,000 इस साल का खर्च माना जाए या अगले साल का माना जाए, अगर कॉस्ट शीट अगले बना रहे हो तो? साल। क्यों 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 क्या रीजन है? अगले साल में क्यों इसको लेके जा रहे हो? प्रोडक्ट तो बाद में सर आया ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो तो अगले साल आया ना सर। क्या होगा वापस सेल भी बोलना। अगले साल ही होगा। हाँ, सर सेल इसकी अगले सेल साल अगले साल होगी। प्रोडक्ट इस साल बनकर तैयार नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इस साल वो प्रोडक्ट सेल भी नहीं होगा, और सेल भी नहीं होगा तो हमारी कॉस्ट शीट में सिर्फ वही एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं जो इस साल प्रोडक्ट Current year। प्रोड्यूस होके सेल हो जाएंगे। तो क्या ये प्रोडक्ट हमारा इस साल बनके तैयार हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर जो भी पैसा आपने खर्च कर रखा है मटेरियल वेजेज या अदर एक्सपेंसेस का 1,30,000, वो इस साल का खर्च है या अगले साल का? अगले साल का। तो इस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक और WIP हुआ या नहीं? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में सिर्फ मटेरियल थोड़ी होगा, वर्कर के वेजेस भी होंगे, आपने वेजेस भी पे किया होगा, अदर एक्सपेंसेस भी खर्च किए होंगे, ये सारे पैसे खर्च किए होंगे। तो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है 31 मार्च के दिन, वो आपका माना जाएगा 1,30,000, जो इस साल का खर्च नहीं मान के अगले साल का माना जाएगा। तो सोचो एक बार के लिए, अब वापस आ जाओ ऊपर। यहाँ पर आपने दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो भी स्टॉक आपके पास रॉ मटेरियल का पहले से पड़ा था या जो आपने परचेज किया, वो मटेरियल ही आपने यहाँ पर यूज किया होगा ना, ये प्रोडक्शन करने के लिए ईयर एंड पे, ये वाला 31 मार्च तक जो मटेरियल। यस सर। तो आपने सही मायने में वो मटेरियल का कॉस्ट जो है यहाँ पर ऐड कर रखा है ना, ये यस सर। ऐड कर रखा है। तो क्या वो इस साल के एक्सपेंस है